हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। तो आज हम ये समझेंगे कि भाई सिलेबस में जो कल रात में नया बदलाव हुआ है, उस बदलाव को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, और पर्टिकुलरली मीन्स के कंटेक्स्ट में। क्योंकि क्या है कि मीन्स के कंटेक्स्ट में अगर छोटा सा भी बदलाव होता है ना, तो उससे क्वेश्चन की प्रकृति बदल जाती है। एक छोटा सा बदलाव और हुआ है कि अब जो ये अभी हम इधर सेक्शन देखने जा रहे हैं, पेपर 1 का यूनिट 1, जिसके अंदर पर्टिकुलरली अपन राजस्थान हिस्ट्री देखने जा रहे हैं। तो इसके अंदर एक खास बदलाव ये हुआ है कि अब 2 नंबर के जो पहले क्वेश्चन आते थे ना, छोटे छोटे से, वो आने बंद हो जाएंगे और अब सिर्फ 5 नंबर के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब देख लेते हैं कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस बदलाव का क्या कोई विशेष महत्व है हमारी पढ़ाई के लिए, तो उसको देखते हैं। आओ भाई, सबसे पहले मैं यहाँ कंपेयर करूंगा 2024 का और 2026 का, कि इन दोनों में आपस में क्या बदलाव आया है और क्वेश्चन की प्रकृति किस तरह से बदल जाएगी। सबसे पहला टॉपिक, पहले तो इसमें सिर्फ 5 टॉपिक दिए हुए थे, अब यहाँ 5 से बढ़ा के 9 टॉपिक्स कर दिए। और जब भी कभी नंबर ऑफ टॉपिक्स बढ़ाए जाते हैं, इसका मतलब है कि वो जो पार्ट जिसको पहले इंट्रिंसिक या उसके अंदर ही घुसा के एक टॉपिक के अंदर ही लिया जा रहा था, अगर उसको अलग से विशेष अंकित करके कहा गया है, तो इसका मतलब है अब उसकी विशेषता बढ़नी चाहिए, यानी अब उसको पढ़ने में थोड़ी सावधानी बरती जाएगी, उसको और ध्यान से पढ़ा जाएगा। ठीक है, चलो भाई अब शुरू करते हैं। सबसे पहला देखेंगे 2024 के अंदर पहला टॉपिक जो हमें दे रखा था, वो दे रखा था मेजर लैंडमार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम्स टू क्लोज टू 18th सेंचुरी, यानी 1750 के आसपास, या मान लो पूरा पूरा 18th सेंचुरी के एंड तक अपन उसको लेते थे। अब इसमें अर्थ क्या था इसको कहने का, वो ये कह रहा था कि अगर कोई लैंडमार्क इवेंट हुआ है, जैसे कालीबंगा की सभ्यता जो कि हड़प्पा की सभ्यता से जुड़ी हुई थी, उसके बाद क्या मौर्यन टाइम का कोई लैंडमार्क इवेंट है, क्या उसके बाद के चंद्रगुप्त के टाइम का कोई इवेंट है जो राजस्थान से रिलेटेड हो, या उसके बाद का पर्टिकुलरली जब राजपूत एरा शुरू होता है तो वहां के जितने भी इवेंट, जैसे मुसलमान आक्रमण हुआ या अरबिक आक्रमण हुआ, इन सब का क्या हम पे इंपैक्ट पड़ रहा था, और पर्टिकुलरली इसके बाद से कैसे हमारी हिस्ट्री बदली, जैसे मोहम्मद गौरी के अटैक का। इस तरह से इन सारे लैंडमार्क इवेंट्स को हमें पढ़ना था। हर एक छोटी मोटी हिस्ट्री के हर छोटे मोटे पॉइंट नहीं पढ़ने थे, लेकिन लैंडमार्क चीजें पढ़नी थी। अब एक विशेष बदलाव यहां हो गया है एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री को लेके, ये कि आमतौर पे पहले एंशियंट या प्री हिस्टोरिक वाला पार्ट जो जनरली साइट से या आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग से रिलेटेड था, उसको पहले अनइंपॉर्टेंट सा समझा जाता था। लेकिन इस बार क्या बदलाव किया है, साफ साफ लिख दिया कि साहब प्री हिस्टोरिक कल्चर एंड वेरियस एंशियंट साइट्स एंड देयर इंपॉर्टेंस। अब बागोर की क्या इंपॉर्टेंस है, ये मीन्स का सवाल बनेगा, वो भी 5 नंबर का। कालीबंगा की क्या इंपॉर्टेंस है, हिस्ट्री राइटिंग के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री की पढ़ाई के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अब ये थोड़ा एकेडमिकली जाने लग गए हैं, तो इसलिए इन सब टॉपिक को हमें एकेडमिकली ही पढ़ना है। अब क्विक फिक्स से काम नहीं चलेगा कि हाँ भाई 1-2 साइट पढ़ ली काम चलेगा, नहीं। अब प्रॉपरली जितनी साइट्स हमारी बुक में आती हैं नॉर्मली बीए के सिलेबस तक की, उन सबको हमें प्रॉपरली ही पढ़ना है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें अलग से लिखा हुआ था क्लोज टू द 18th सेंचुरी, आगे लिखा था इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज। ठीक है, तो अब इस पॉइंट को, जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टी वाला, इसको थोड़ा अलग करके लिखा है, पॉलिटिकल एंड कल्चरल अचीवमेंट ऑफ वेरियस रूलर्स ऑफ राजस्थान अप टू 18th सेंचुरी। अब यहां सीधा सीधा ये बात कही है कि साहब राजस्थान में जितने भी लोगों ने अपनी डायनेस्टीज बनाई, उनके क्या पॉलिटिकल अचीवमेंट थे, क्या कल्चरल अचीवमेंट थे, जो हम पहले भी ऐसे ही पढ़ते आए थे, अभी भी ऐसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट बस भाषा बदली है, लेकिन उसका सार वही का वही है। नेक्स्ट आते हैं, यानी पहला पॉइंट डन डन नक्की। अब इस पहले पॉइंट के अंदर ही हम पढ़ते थे देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू सिस्टम, यानी जितनी भी डायनेस्टीज आई थी उन्होंने कौन सा रेवेन्यू सिस्टम अपनाया था, किस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अपनाया था, इसको अपन छोटा मोटा समझते थे। अब ये पॉइंट क्योंकि अलग दे दिया, तो अब एक 5 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ इसी पॉइंट पे आएगा कि साहब रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था और उसमें बदलाव क्या आए, मुगलों के आने के बाद क्या बदलाव आए, या उससे पहले जब इस्लामिक डायनेस्टी, फर्स्ट इस्लामिक डायनेस्टी जिसको अपन ममलूक डायनेस्टी कहते हैं, वो आई, तो क्या उसका भी कोई इंपैक्ट था कि नहीं था। फिर उसके बाद मराठाओं के आने से क्या हमारे ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ा, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे, क्या हमारे रेवेन्यू सिस्टम पे कोई इंपैक्ट पड़ा। उन सारे चीजों को हमें यहाँ पे पढ़ना है। विशेष फोकस किस चीज पे रखना है, चेंजेस पे, बदलाव पे।
कि आखिर क्या बदलाव आ रहा था, क्या कोई नया ऑफिसर अपॉइंट हो रहा था या क्या कोई पुराने ऑफिसर्स हटाए जा रहे थे, इन सारी बातों पे ध्यान देना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यानी ये फर्स्ट पॉइंट ही 2 पॉइंटों में डिवाइड हो चुका है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेलिएंट इवेंट्स ऑफ 19th एंड 20th सेंचुरी। अब उस सेलिएंट इवेंट्स में क्या क्या है? पीजेंट्स एंड ट्राइबल मूवमेंट, पॉलिटिकल अवेकनिंग, फ्रीडम मूवमेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। अब इसको बदल के भाषा क्या बदली है? 19th एंड 20th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ है? रिवॉल्ट ऑफ 1857। रिवॉल्ट ऑफ 1857 का राजस्थान के ऊपर क्या प्रभाव रहा, राजस्थान में उसके क्या इवेंट्स रहे, राजस्थान से रिलेटेड जितने भी चीजें जो अपन पहले भी पढ़ते आते थे मेंस में, अभी भी पढ़ते आना है, सेम टू सेम। जितने भी पीजेंट मूवमेंट्स हुए, जितने भी ट्राइबल मूवमेंट्स हुए, उनको भी सेम टू सेम पढ़ते आना है। जैसे पहले पढ़ रहे थे वैसे ही अब पढ़ना है। इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, इसको भी पहले जैसे पढ़ते थे अभी भी वैसे ही पढ़ के आना है, बस शब्द एक क्या बदला है। और पॉलिटिकल अवेकनिंग, इसको भी पहले जैसे पढ़ते थे वैसे ही अब पढ़ना है कि भाई राजस्थान के अंदर पॉलिटिकल अवेकनिंग किस तरह से हुई। शब्द जो एक बदला है वो हुआ है मास मूवमेंट। पहले जो शब्द था वो था फ्रीडम मूवमेंट। फ्रीडम मूवमेंट के अंदर इंडिविजुअल हीरोइक एफर्ट्स भी आते थे, जिसको अपन आमतौर पे बिपिन चंद्रा और बाकी बुक्स ने जिसको रेवोल्यूशनरी टेररिज्म कह रखा है। अब वो इंडिविजुअल हीरोइक मूवमेंट, जैसे कि अर्जुन लाल सेठी का खुद का पर्सनल हीरोइक कुछ उन्होंने काम किया हो, या फिर केसरी सिंह भारत का कोई पर्सनल फ्रीडम मूवमेंट में कंट्रीब्यूशन है, उसकी यहां बात नहीं चल रही। अब यहां मास मूवमेंट की बात चल रही है। मास मूवमेंट का अर्थ है कि जब गांधी जी आ गए थे उसके बाद जब सारी जनता के अंदर अवेकनिंग आई और मास मूवमेंट्स होने लगे। फॉर एग्जांपल मास मूवमेंट कैसे कि पूरे की पूरे प्रजा ये अपने प्रजातंत्र, ये क्या कहते हैं इनको, प्रजातंत्र के आंदोलन शुरू होने लग गए। उसके बाद कैसे कैसे एक हर एक जो भी स्टेट्स थी राजस्थान के अंदर, उनके अंदर किस तरह से अवेकनिंग हुई। एक छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज जो कांग्रेस की जैसी पॉलिटिकल पार्टीज जैसा उनका उद्भव हुआ और अलग अलग आंदोलन चलाने लगे। ऐसे ही जयपुर के अंदर क्या हो रहा था, कोटा के अंदर क्या हो रहा था। ठीक है, तो जितने भी प्रजातांत्रिक मूवमेंट चल रहे थे उन मूवमेंट्स को यहां पढ़ना है कि जनता के द्वारा क्या मूवमेंट्स किए जा रहे थे। आगे आते हैं भाई, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ये यहां कवर हो गया पूरा पॉइंट। अब इसके बाद आ रहा है आर्ट। यहां पे दिया हुआ था शब्द हेरिटेज ऑफ राजस्थान। हेरिटेज ऑफ राजस्थान के अंदर छोटे छोटे सब टॉपिक्स थे। परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट्स। ठीक है, परफॉर्मिंग यानी कि नृत्य वृत्य कैसा है, फाइन आर्ट यानी पेंटिंग वेंटिंग कैसी है, हैंडीक्राफ्ट यानी क्या कोई शिल्प कला है, आर्किटेक्चर यानी कि किस तरह की हम इमारतें बना रहे हैं, एंड मेजर साइट्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज यानी जिनको जिनका एक वैश्विक हेरिटेज के रूप में जिनको मान्यता मिली हुई है ना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में, उनको विशेष रूप से पढ़ना था। लेकिन अब यहां एक छोटी सी चीज बदल दी है। पहली बात तो ये हेडिंग बदल दी कि आर्ट एंड कल्चर, यानी हमें विशेष फोकस रखना है कल्चर और आर्ट पे। बात वही है सेम, वही परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट्स पे, हैंडीक्राफ्ट्स पे, आर्किटेक्ट्स पे, मॉन्यूमेंट्स पे, इन सारी चीज पे सेम की सेम वही ध्यान देना है। अब जो वर्ड यहां वर्ल्ड हेरिटेज था उसको यहां अलग से एक पॉइंट देके हेरिटेज दे दिया है कि मेजर साइट्स ऑफ हेरिटेज एंड टूरिज्म इन राजस्थान। अब इसको अपन को यहां पढ़ना है मेजर साइट। हालांकि अपन इसको ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं लेकिन अब यहां विशेष कल्चर और आर्ट के महत्व के साथ पढ़ना है। सिंपल बात। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। फिर इसमें देखते हैं और क्या क्या इंक्लूड है। फेयर्स है, फेस्टिवल्स है, फोक म्यूजिक है, फोक डांस है। क्या यहां पे भी है? हाँ भाई, फोक म्यूजिक है, फोक डांस है। ठीक है, और फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ये अलग से टॉपिक दे दिया। यानी अब इस पे भी विशेष फोकस देना। कैसे फोकस देना कि 5 नंबर का सवाल बन सके। 2 नंबर का सवाल नहीं कि ये कहाँ है वो कहाँ है, ये ऐसा नहीं। उसकी प्रकृति जाननी है, उसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है, उस फेस्टिवल की क्या क्या प्रथाएं हैं, इन सारी चीजों को जानना है ताकि 5 नंबर का एक सवाल बन सके। ठीक है, अब ध्यान से देखना। यहां शब्द दिया है फोक स्टोरीज एंड फोकलोर्स। यहां ऐसा कोई भी शब्द नहीं है। यहां सिर्फ फोक म्यूजिक और फोक डांस पे खत्म हो गया था, जो यहां पे भी है। लेकिन अब यहां फोक स्टोरीज यानी जनमानस के चेतना में जो फोक स्टोरीज चली आ रही हैं, जो बाप दादाओं से सुनते हुए हम आ रहे हैं, जैसे पाबू जी की कथा, हड़बू जी की कथा, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है या नहीं इट डज नॉट मैटर, कल्चरल इंपॉर्टेंस है उस चीज का। इसलिए इसके अंदर फोक स्टोरीज पढ़नी है, फोक लोर्स पढ़ने। कैसी भी कथाएं हैं, किसी भी चीज से जुड़ी हुई कथाएं हैं, उन कथाओं को भी यहां पढ़ना है कल्चरल एस्पेक्ट के साथ। सिंपल बात। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब इधर अगला आते हैं कि भाई इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेचर, मतलब यहां लिखा हुआ ना इंपॉर्टेंस ऑफ राजस्थानी लिटरेचर एंड डायलेक्ट्स। तो यहां अपन उपबोलियां पढ़ते थे, कौन कौन से लिटरेचर बने हैं उन बोलियों में या उपबोलियों में, उन सबको पढ़ते थे। यहां बस भाषा का थोड़ा बदलाव कर दिया, इसको राजस्थानी लैंग्वेज एंड लिटरेचर कर दिया। बात बिल्कुल सेम है, उपबोली अभी भी पढ़नी है, उपबोली पहले भी पढ़नी थी, अब वो लिटरेचर के हिस्से की तरह पढ़नी है। इसका ये मतलब नहीं है कि उपबोलियां नहीं पढ़नी है। आगे आते हैं भाई, अगला था कि सेंट्स एंड पर्सनैलिटीज ऑफ राजस्थान। इसके अंदर आमतौर पे जैसे दादू दयाल हुए या बाकी और कोई भी सेंट्स। हाँ अभी ट्राइब्स वाला और लेते हैं, एक मिनट पहले सेंट्स वाला बता देता हूँ कि भाई सेंट्स एंड पर्सनैलिटीज। अब सेंट्स एंड पर्सनैलिटीज यहां पे भी है सेंट्स एंड फोक डिटीज, बस इसकी क्या हेडिंग के शब्द बदले, रिलीजियस बिलीफ्स सेंट एंड फोक डिटीज। यानी अब जब हम संत के बारे में पढ़ेंगे ना, तो संत की मान्यताओं के बारे में भी पढ़ना है कि वे संत निराकारी थे, साकारी थे, साकार ईश्वर में विश्वास रखते थे, निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। फिर जैसे अगर जम्बोजी को पढ़ रहे हैं तो भाई उनके दिए हुए जो 29 महावाक्य हैं, उन 29 महावाक्यों में उनकी क्या फिलॉसफी है, वो क्यों नेचर को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, इन सारी बातों को पढ़ना है। ठीक है, अब सिर्फ संत को जानने से मतलब नहीं है, उनके रिलीजियस बिलीफ्स को भी तरीके से पढ़ना है जिससे 5 नंबर का सवाल बन सके। फिर फोक डीटीज के बारे में भी पढ़ना है, ये तो अपन यहां भी अदरवाइज पढ़ते थे, सेंट्स के अंदर ही फोक डीटीज पढ़ लेते। बस पहले ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज भी थी, अब ये पर्सनैलिटीज वाला वर्ड हटा दिया गया है यहां से। ठीक है, आगे आते हैं। अब कौन सा बता रहे थे आपकी भाई, क्या छूट गया अपना? ये ट्राइब्स के बारे में, ट्राइब्स एंड देयर ट्रेडिशन। पॉइंट नंबर बताओ। ये इसमें 2026 वाले में नीचे से, हाँ ये तो अभी मैं आ ही रहा हूं ना। अब भाई इसमें एक एक्स्ट्रा जो जोड़ दिया है वो जोड़ा है ट्राइब्स एंड देयर ट्रेडिशन, यानी कि आमतौर पे इसको अपन वैसे सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ ही लेते हैं, लेकिन फिर भी यहां हिस्ट्री के अंदर भी इस पे सवाल पूछा जा सकता है कि भाई जितनी भी ट्राइब्स हैं राजस्थान की, उन ट्राइब्स के बारे में आपको हिस्टोरिकल नॉलेज हो, कल्चरल नॉलेज हो, और साथ साथ उनके ट्रेडिशंस क्या हैं और उनके कल्चरल इंपैक्ट्स क्या हैं, इन सारी चीजों को पढ़ना है। जैसे आमतौर पे ये कहा जाता है कि भाई हिंदू व्यवस्था के अंदर तलाक जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती, किंतु यदि भीलों में देखा जाए तो एक विशेष व्यवस्था होती है जिसको चेरा फाड़ना कहते हैं, कि अगर वह की गई तो उसके साथ तलाक हो सकता है। तो इस तरह से जो लोकल हमारे कल्चर्स डेवलप हुए हैं समय के साथ, उन सब का ज्ञान हमें होना चाहिए, क्योंकि एज अ प्रशासक हमें इन छोटी छोटी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। और आपको पता ही है अकेडमी का तो नाम ही प्रशासन अकेडमी है, तो प्रशासक की दृष्टि से ही सारी चीज देखनी। ठीक है भाई, ये अपन ने अभी सिर्फ राजस्थान हिस्ट्री का पार्ट किया है, ऐसे ही अपन दूसरे पार्टों को भी देखते जाएंगे अगले अगले पार्ट में। ठीक, चलो भाई, थैंक यू।